जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं क्लास 10th फिज़िक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस लेक्चर में समझ में आएगा, और अगर आपने ये लेक्चर पूरा डिटेल से सही ढंग से देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको नोट्स तक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरे में पूरे नंबर लेके आओगे। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है और कैसे रखना है याद। तो देखो दोस्तों, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र, ह्यूमन आई की पहले हम बात करते हैं। दोस्तों, हम सबके पास आँखें हैं और आँखों की मदद से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन फिर हम रात में नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब केवल आँखें जिम्मेदार भी नहीं है किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए। लेकिन अगर आँखें नहीं होंगी तब भी तो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या कॉम्बिनेशन, क्या है, मामला क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखो दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है, राइट। अब इस वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो प्रकाश भी चाहिए, दूसरी आँख भी चाहिए, राइट। और आँख के साथ साथ हमें दिमाग भी चाहिए। जब दिमाग होगा तब हम समझ पाएंगे कि वो चीज़ है क्या। तो देखो, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से प्रकाश होगा परावर्तित, यानी यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा। और जब रिफ्लेक्ट होगा तो परावर्तित होने के बाद ये जाएगा हमारी आँख पे, और जब आँख पे पड़ेगा तो आँख के अंदर ये प्रकाश रेटिना पर पहुंचेगा। अब रेटिना पर इसका क्या बनेगा, इमेज। उसे कौन पढ़ेगा, ब्रेन। जब ब्रेन उसे पढ़ेगा तब आपको दिखाएगा कि ये जो सामने चीज़ है वो क्या है। इसका मतलब जो आँख है वो एक प्रकार का प्रकाश संवेदी अंग, यानी लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझेंगे कि मानव नेत्र की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है। ये स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो हर प्रश्न का जवाब आप बना लोगे। देखो दोस्तों, इसमें हम आँख की पूरी डिटेल समझते हैं और पूरा ऑपरेशन करते हैं, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे और भविष्य के लिए भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप बताओ, आपकी आँख है और अगर आँख की सुरक्षा ना हो तो हमारी आँख में तो कोई भी चीज़ घुस जाएगी, राइट। तो आँख बाहर से बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही एक बॉल की तरह होती है, राइट। जैसे कि एक गेंद होती है, गेंद के ऊपर कपड़ा लगा होता है, राइट। तो वैसे ही आँख है, आँख को बहुत प्रोटेक्टफुली बनाया गया है नेचर के द्वारा। तो देखो, ये जो बाहर की आप लेयर देख रहे हो, राइट, ये लेयर, ये हमारी आँख को सुरक्षा देती है। इसे हम हिंदी में दृढ़ पटल कहते हैं और इंग्लिश में स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये जो स्क्लेरोटिक है, ये इतनी मजबूत होती है कि ये हमारी आँख को पूरी तरह सेफ और सुरक्षित रखती है। तो इसका एक और दूसरी बात है, ये कैसा, ये ओपेक्यू है, यानी ये एक अपारदर्शी माध्यम है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भाग अपारदर्शी है, राइट। अब इसी दृढ़ पटल का एक ऐसा भाग है जो पारदर्शी भी है। अब वो पारदर्शी भाग कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा पारदर्शी भाग है। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो पारदर्शी भाग है, ये क्या है, ये है सबसे बाहर का भाग जो उभरा रहता है। जो हम अपनी आँख देखते हैं, जो आँख में जो उभरा हुआ भाग होता है, ये है सबसे बाहर का भाग, और ये है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। इसे कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट है, यानी हमारी आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो इसी भाग से करता है, यानी यहीं से हमारी आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। अब आप ये समझो कि जैसे आँख में प्रकाश प्रवेश कर गया, पता चला आँख में ज़्यादा प्रकाश चला गया, तो उस आँख में जो ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, उसे कौन कंट्रोल करेगा। तो देखो दोस्तों, ये जो दृढ़ पटल है यानी स्क्लेरोटिक है, इसी के जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर की लेयर लगी होती है, ब्लैक कलर की झिल्ली कह सकते हो, मेम्ब्रेन कह सकते हो, राइट। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे ही हमारी आँख में जब ज़्यादा लाइट जाएगी तो आँख हमारी, जैसे हमारी आँख पर जब ट्रक की, गाड़ियों की रोशनी पड़ती है तो हम चौंधिया जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं चीज़ों को।
इसका मतलब क्या है, आँख में एकदम परावर्तन हो जाता है। उस परावर्तन को रोकने का काम ये रक्तक पटल करता है, इसे हम कोरोइड इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन किसके नीचे लगी होती है, दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे जो लेयर होती है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब यानी सोखने का काम करती है, उसे हम कोरोइड कहते हैं, यानी रक्तक पटल कहते हैं। राइट, अब रक्तक पटल समझ में आ गया, यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारी आंख को सुरक्षा कौन दे रहा है, बाहर से दृढ़ पटल। स्क्लेरोटिक ये कैसा है, ये ओपेक्यू है, मतलब अपारदर्शी है। इसी का एक पार्ट पारदर्शी है जो उभरा हुआ होता है, जो बाहर की ओर उभरा है, इसी से प्रकाश प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ज़्यादा प्रकाश चला गया तो उस ज़्यादा प्रकाश को कंट्रोल करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम, सोखने का काम किसका है, तो कोरोइड का है, रक्तक पटल का है। अब हम यहाँ तक की तो बात समझ गए। अब हम समझेंगे कि कॉर्निया से हमारी आँख में जैसे ही प्रकाश पहुँचा, प्रकाश चला अंदर, तो यहाँ पर भरा होता है जलीय द्रव। ये जो जलीय द्रव होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, ये समझ लीजिए जैसे रबड़ की बॉल आप दबाते हो तो वो फिर से अपने शेप में आ जाती है। तो ये लिक्विड क्या करता है, आँख को इसका शेप बनाए रखने में इसकी मदद करता है। अब आप देखो इसके जस्ट नीचे ये एक रेड कलर का भाग है, यानी एक कलरफुल भाग होता है, इसे हम कहते हैं आइरिस। ये आइरिस पार्ट होता है। यानी पहले हमने पढ़ा कॉर्निया, कॉर्निया के नीचे था एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर के जस्ट नीचे पहुँचे तो आ गया आइरिस। आइरिस कैसा होता है, आइरिस होता है रंग बिरंगा। ये जेनेटिक होता है, मतलब जैसी आपकी आंखें भूरी हैं तो इसका मतलब आपके मम्मी पापा, मतलब पापा के परिवार में या तो किसी की आंखें भूरी होंगी या तो आपके मम्मी के परिवार में किसी की आंखें भूरी होंगी। कहने का मतलब है जेनेटिकली ये हमें वैसी आंखें देता है, कलरफुल आंखें देता है जैसी हमारे पीछे की जनरेशन में आंखें होती हैं। साथ साथ ये आइरिस क्या करता है, ये आइरिस एक अपारदर्शी होता है, मतलब ओपेक्यू होता है। अब ये प्रकाश को कंट्रोल करता है। राइट, अगर प्रकाश ज़्यादा आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस वाले होल को कम कर देगा तो प्रकाश अंदर कम जा पाएगा, और जब कम होगा प्रकाश तो ये बढ़ा देगा तो अंदर प्रकाश ज़्यादा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आइरिस का भी एक ही काम है, क्या, कि हमारे आँख में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करना। राइट, साथ साथ में जब हम देखते हैं आधार कार्ड बनता है तो जब हमारे आँखों की स्कैनिंग की जाती है तो एक्चुअली में किस रीजन की स्कैनिंग की जा रही है, तो दिस इज़ द पार्ट आइरिस। तो वही आइरिस ही पार्ट होता है जिसकी स्कैनिंग की जाती है। तो समझ गए कि कहाँ से आँख में प्रकाश आया, कॉर्निया से। कॉर्निया के आए हुए प्रकाश को कहाँ पहुँचा, जलीय द्रव में, मतलब एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर केवल आँख को सेफ मेंटेन करने के लिए होता है। फिर वो प्रकाश कहाँ पहुँचा, आइरिस। आइरिस ने देखा कि प्रकाश ज़्यादा तो नहीं जा रहा है तो इसने कुछ कंट्रोल किया प्रकाश को। राइट, अब इसके बाद आती है पुतली। अब आप देखते हो कि जो ब्लैक पॉइंट आपकी आँख में होता है उसके अंदर भी एक ब्लैक पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे जो ये आइरिस नाम का पर्दा लगा है, ये बीच में जो पर्दे में होल होता है, सुराग होता है, इसी सुराग को हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। ये पुतली जब आप अंधेरे में होते हो तो ये बड़ी हो जाती है, मतलब ये जगह क्या हो जाती है, ये गैप ज़्यादा हो जाता है तो ये पुतली बड़ी हो जाती है। राइट, और जब आप बहुत ज़्यादा प्रकाश में जाते हो तो पुतली छोटी हो जाती है, क्योंकि अब प्रकाश कम जाना चाहिए अंदर ना, इसलिए पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो पुतली को छोटा करना, पुतली को बड़ा करना, ये कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, आइरिस के हाथ में है। राइट, तो आइरिस किसको कंट्रोल करती है, ये जो प्यूपिल है, पुतली है, पुतली को कंट्रोल करती है। अब दोस्तों पहुंच गए सबसे मेन जगह, अब आ गया ही ये लेंस। अब आपको बताते हैं कि जो नेत्र लेंस, आई लेंस होता है, ये आई लेंस कैसा है। देखो, इसका ये वाला तल भी उभरा हुआ है और ये वाला तल भी उभरा हुआ है। इसका मतलब है ये द्विउत्तल लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये बाई कॉन्वेक्स लेंस को कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, तो देखो पहले वाई कॉन्वेक्स लेंस का एक ही काम है सबसे मेन, क्या, कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आई हैं, इन प्रकाश की किरणों को ले जाके इनका प्रतिबिंब ये रेटिना पे बना देता है। तो इस लेंस का एक ही काम है, क्या,
कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें आई इनको क्या करेगा, रेटिना पर इनको ले जाके इनका प्रतिबिंब बना देगा। अब आप समझ रहे हो रेटिना क्या है, अभी बताएंगे रेटिना क्या है। अब आप पास की भी चीज़ देख लेते हो और दूर की भी चीज़ देख लेते हो तो कंफ्यूज हो कि ये लेंस अपने आप में ही कैसे कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है। तो एक्चुअली में ये मांस का बना हुआ है और नेचर ने इसको कैसे डिज़ाइन किया है ये तो नेचर जानती है, बट ये मांस का बना हुआ है। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ सिलेरी मसल्स हैं, यानी इसको कंट्रोलिंग किसके हाथ में, ये जो है सिलेरी मसल्स, इनके हाथ में इसकी क्या होती है दोस्तों, कंट्रोलिंग होती है। इन्हें हिंदी में पक्षमाभी मांसपेशियां यानी सिलेरी मसल्स कहते हैं। ये मसल्स सीधे किसके कांटेक्ट में, ब्रेन के कांटेक्ट में। तो जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती हैं तो ब्रेन इनको वैसी इंफॉर्मेशन देता है, तो लेंस के शेप को जस्ट वैसा लाने का प्रयास करती हैं, राइट। और जब पास की चीज़ों को देखना होता है तो ये लेंस को उस फॉर्मेट में चेंज कर देती हैं। अब हमारी आँख में दूर की भी चीज़ें देखने की क्षमता है और पास की भी चीज़ें देखने की क्षमता है। इसे हम आँख की समंजन क्षमता यानी अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं। इसे अब आगे पढ़ेंगे, बशर्ते यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि पक्षमाभी मांसपेशियाँ किसे कंट्रोल करती हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी आई लेंस को जो आँख में लगा हुआ है, राइट। अब देखो इस आई लेंस का एक ही काम है दोस्तों कि जो लाइट रेस यहाँ से आ रही हैं उनकी इमेज को यहाँ बना देना, राइट, यानी यहाँ पर फोकसित करना। अब देखो, अब आप समझ रहे होंगे कि ये विट्रस ह्यूमर, ये जो कचाव द्रव है ये क्या है, ये भी दोस्तों आँख को सेव ही प्रदान करने का काम करता है, मतलब आँख को उसका आकार प्रदान करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो पता चलेगा कि आँख दब जाएगी, आपने उंगली पता चला आँख खुजलाई, कस के दबा दी तो पिचक जाएगी आँख। इसलिए ये जो होता है विट्रस ह्यूमर होता है, आँख को शेप उसका जैसा वैसा बनाए रखने में हेल्प करता है। अब आप देखो दोस्तों, आप बहुत यहाँ पे ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ है रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना। ये रेटिना जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेटिना वो जगह है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना वो जगह है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन, उस पर आपने पेज रखा, जहाँ आपने पेज रखा है समझ लो वो रेटिना है, राइट। अब उस रेटिना वाले पेज को मशीन पढ़ेगी और उसकी फ़ोटोकॉपी निकालेगी। मतलब इस रेटिना पर जो इमेज बनेगी इसे ब्रेन पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा समझना ज़रा। देखो ये पूरी रेटिना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे दो बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक पॉइंट है पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पीत बिंदु आपने बहुत बार, मान लो आप कोई चीज़ ढूंढने गए, दो चार लोग एक साथ गए, अब पता चला वो चीज़ आप सब गुजरे तो वहीं से, बशर्ते एक व्यक्ति को वो चीज़ दिखाई पड़ गई, तो लोग कह देते हैं कि आपकी नज़र बहुत पैनी है। एक्चुअली में पैनी नज़र का मीनिंग क्या है कि जो इमेज बनी वो आपके पीत बिंदु पे बन गई, इसलिए येलो स्पॉट पे बनने के कारण वो चीज़ आपको एग्जैक्ट दिखाई दे गई, राइट। यानी पीत बिंदु पे बना इमेज सबसे साफ दिखाई देता है। ये बिंदु कहाँ है, ये रेटिना पर है। दूसरा बिंदु है अंध बिंदु, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब अगर बना तो दिखाई नहीं देगा। कारण समझो कि ये जो पूरी रेटिना है, यहाँ से जो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, इनका कनेक्शन, ये जो वायर पूरे गए हैं, ये नर्व्स गई हैं ब्रेन से जाती हैं, मिलती हैं। अब अगर यहाँ प्रकाश आ जाएगा तो ब्रेन गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश सोख लिया जाता है, मतलब यहाँ पे बनी इमेज दिखाई नहीं देगी। बाकी पूरी रेटिना पर कहीं भी इमेज बनेगी तो ब्रेन पढ़ेगा, यहाँ पर बनी हुई इमेज को नहीं पढ़ेगा, राइट। अब ये पेपर में पूछ देता है कभी कभी कि रेटिना के किस बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, तो आप सीधे बता दो अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंड स्पॉट पे बना हुआ इमेज कभी भी दिखाई नहीं देगा। अब देखो इस रेटिना पर बना इमेज, अब आप इसे ऑब्जर्व करो। जैसे यहाँ से मान लो हमने ये पेन रखा, अब ये रेटिना पर जाके चिपक गया। अब रेटिना पर ब्रेन की पूरी क्या है, फंक्शनिंग है। ब्रेन ने यहाँ इसे स्कैन किया और पढ़ के आपको बता दिया कि भाई ये क्या है, ये एक पेन है, ये एक पेन है, पढ़ के बता दिया। देखो यहाँ पर जो इमेज बनी, रेटिना पर जो इमेज बनी वो कैसी बनी थी, उल्टा इमेज बनी थी।
अब इस उल्टे इमेज को सीधा करने का काम भी ब्रेन का है। ब्रेन इस उल्टे इमेज को जो रेटिना पर बनी थी उसे सीधा करके आपको दिखाता है। यानी ब्रेन क्या करता है, इमेज को उल्टे से सीधा करता है, इस उल्टी इमेज को सीधा करके आपको दिखा देता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, हमने पूरी बात तो पढ़ ली, मानव नेत्र का की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ लिया। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि आँख को जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक है। इस आँख का पूरे का जो दृढ़ पटल होता है उसका व्यास जो है ना, डायमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर। ये दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक कैसा है, सफ़ेद होता है, श्वेत है, और ये अपारदर्शी है, मतलब ओपेक्यू है, राइट। इसका जो उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया है, राइट। अब अगर ज़्यादा प्रकाश चला गया तो इसी के नीचे एक मेम्ब्रेन है जिसका कलर ब्लैक है। ये क्या है, रक्तक पटल है यानी कोरोइड है। ये क्या करती है, ये ज़्यादा जो प्रकाश चला जाएगा यानी आंतरिक परावर्तन ना हो, वरना तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी वो चीज़, हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, चंबेर जाएंगी। ये प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर प्रकाश जो पहुंचा हमारे जो कॉर्निया पे, सबसे पहले कहाँ से प्रकाश, इसी कॉर्निया से अंदर जाएगा। ये कॉर्निया को सूक्ष्ममंडल भी कहते हैं। कॉर्निया से प्रकाश चला गया। अब कॉर्निया तो डिसाइड नहीं करेगी ना कितना जाएगा प्रकाश। कॉर्निया के जस्ट नीचे क्या भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है। वो तो हमने आपको बता दिया कि एक एक्वस ह्यूमर होता है, वो केवल आँख को सेप देने के लिए होता है। अब ये डिसाइड करना शुरू करेगा, ये डिसाइड करेगा आइरिस। आइरिस डिसाइड करेगा कि आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। साथ साथ हमने आपको बताया कि जो आइरिस है ये रंगीन है। ये एक तरीके से जेनेटिक है, जेनेटिकली हमें मिला हुआ है, पीछे से हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है। मतलब अगर हमारी आँख रंगीन है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दो परिवारों में से, या तो मदर या तो पेरेंट्स के परिवार में किसी न किसी की आँख वैसी भूरी होगी, वैसी काली होगी जैसी आपकी आँखें। इसे परितारिका भी कहते हैं। अब आइरिस में जो एक शटर होता है, शटर के पास जो मैंने छिद्र बताया था ना, उससे पुतली होती है, प्यूपिल होती है। प्यूपिल कंट्रोलिंग किसके पास है, आइरिस के पास है। ज़्यादा प्रकाश होगा तो ये छोटी हो जाएगी, कम प्रकाश होगा तो ये बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ से प्रकाश पहुँच गया कहाँ, नेत्र लेंस के पास, आई लेंस के पास। आई लेंस कैसा है, द्विउत्तल लेंस है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। दोनों बातें याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। आई लेंस ने क्या किया, अब आई लेंस का मेन काम है कि उन आई हुई लाइट रेज को कहाँ ले जाना, रेटिना पर उनका प्रतिबिंब बनाना। लेकिन इस आई लेंस को भी कंट्रोल कौन करेगा, तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ, सिलेरी मसल्स, क्योंकि ये मसल्स डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट हैं, ब्रेन से। तो अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो ब्रेन उस हिसाब से सेटअप लगा देगा इनका, और अगर पास की चीज़ें देखनी है तो उन्हें इस हिसाब से ये इसे लेंस को सेट कर लेंगी, राइट। इसे हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। अब ये नेत्र लेंस ने क्या किया, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया। कैसा बनाया, उल्टा प्रतिबिंब बनाया। इस रेटिना पर दो तरीके की सेल हैं, एक है शंक्वाकार यानी कोन शेप्ड सेल हैं, और एक है डंडाकार यानी रॉड शेप्ड सेल हैं। जो कोन शेप्ड सेल हैं वो कलर के लिए जिम्मेदार है, मतलब जिन जिन की आँख में ये कोन सेल होंगी वही ये रंग बिरंगा संसार देख सकते हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी जानवर होते हैं उनको रंग बिरंगा संसार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनमें कोन शेप्ड सेल नहीं पाई जाती हैं। बल्कि हम लोगों में कोन शेप्ड सेल पाई जाती हैं, इसीलिए आपको सभी कलर दिखाई देते हैं। अब जो दंडाकार सेल हैं, रॉड सेल हैं, यानी छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग होते हैं ना जो यंग एज में हैं, वो कम प्रकाश में भी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, उनमें इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है। तो जो रॉड सेल शेप्ड सेल हैं ये इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी समझते हैं कि जली एवं कचाव द्रव यानी एक्वस और विट्रस ह्यूमर क्या होता है। तो पहले तो समझो इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है, 1.33 अपवर्तनांक होता है।
साथ साथ इस जलीय द्रव का मेन एक ही काम है कि अगर आँख के कोई प्रेशर लगा दे तो आँख पिचकी ना रह जाए, राइट, उसको अपने शेप में मेंटेन रखना, ये किसका काम है, ये जलीय एवं कचाव द्रव का काम है। इस रेटिना पर दो मेन बिंदु हैं, एक का नाम है पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट, एक का नाम है अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट पे बना प्रतिबिंब सबसे साफ दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं बहुत पैनी नज़र है आपकी। और अंध बिंदु पे बना हुआ प्रतिबिंब, यहाँ से चूंकि नर्व्स का कनेक्शन ब्रेन से होता है तो ये उल्टे बने हुए ब्रेन रीड करके सीधा करके हमें बताता है, तो यहाँ पर बना हुआ कोई भी प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक बार फिर से याद रखना, रेटिना पर स्थित दो बिंदु पीत बिंदु और अंध बिंदु, अगर येलो स्पॉट पे प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे साफ दिखाई देगा, और ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, बल्कि दिखाई ही नहीं देगा, ये ध्यान रखना है, दिखाई ही नहीं देगा। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे अब ध्यान से समझना, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ह्यूमन आई, कि मानव नेत्र कैसे इमेज बनाती है, कैसे हमें सामने का दिखाई देता है, क्या अगर हमारे पास ब्रेन ना होता तो हमें चीज़ें दिखाई देती। तो इन सब चीज़ों का एक ही झटके में हल देखो क्या है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस ऑब्जेक्ट पे आके क्या पड़ेगा, प्रकाश, लाइट पड़ेगी, तो लाइट यहाँ से क्या होगी, परावर्तित, यानी उसमें होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हो। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी लाइट, कॉर्निया पे, कॉर्निया से कहाँ पहुँचेगी, आइरिस में, आइरिस के किस छिद्र से जाएगी, तो उसका नाम है पुतली यानी पेपिल, यहाँ पे एल है, सही कर देते हैं। अब इस पुतली से प्रकाश कहाँ पहुँचा, नेत्र लेंस पे। नेत्र लेंस कैसा था, बाई कॉन्वेक्स था, मतलब द्विउत्तल लेंस था। ये आई लेंस क्या करेगा, आने वाले प्रकाश को फोकसित कर देगा कहाँ, रेटिना पर। अब इस रेटिना पर क्या बनी है, इमेज यानी प्रतिबिंब। कैसा बना है, रियल बना है, क्योंकि वाकई में बना है, और वाकई में बना प्रतिबिंब ही उल्टा होता है, यानी यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। अब देखो, हमने बताया था कि रेटिना पर दो बिंदु हैं, एक येलो स्पॉट, एक है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, यानी कहें तो हम रेटिना से, यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ये संदेश ऑप्टिकल नर्व्स यानी प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा ये इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुंची, ब्रेन के पास, राइट। अब ये ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इस इमेज को रीड करेगा, मतलब पढ़ेगा, और आपको इसे सीधा करके दिखा देगा कि भाई सामने क्या खड़ा है, सामने कौन सा फ्रेंड खड़ा है, सामने कहाँ साइकिल खड़ी है, कहाँ से कार आ रही है, सामने कौन जानवर सांड खड़ा है, ये सब आपको दिखा देगा। ये दिखाने का काम किसका है, इसमें मदद तीन चीज़ें कर रही हैं, ध्यान रखना। एक तो प्रकाश नहीं होगा तो भी आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, दूसरा अगर आपकी आँख नहीं है तो आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, तीसरा अगर आपके पास ब्रेन नहीं है तो आप देख तो पाओगे लेकिन पढ़ ही नहीं पाओगे कि सामने है कौन सी चीज़। इसीलिए जब आपने किसी चीज़ को पहली बार देखा होता है तो आप उसका नाम नहीं जानते, क्योंकि आप केवल उतना देख पा रहे हो जितना ब्रेन को पता है। और ये ब्रेन के बारे में जब पता चलेगा ना कि सामने वाले का नाम चिंटू पिंटू क्या है, तब आपको ये ब्रेन अगली बार बताएगा कि इसका नाम चिंटू है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है, आपको बहुत अवेयर होके पढ़ना है और बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये पढ़ाई आपके दिमाग को जिंदा बनाती है। अब समझो, एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि भाई नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जो आपका नेत्र लेंस था, नेत्र लेंस जो है वहाँ से रेटिना के बीच की जो दूरी है, मध्य की जो दूरी है, उसे कहते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी। याद हो गया, रेटिना से नेत्र लेंस या नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस।
अब आगे चलते हैं। आँख की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। मैंने आपको बताया कि आँख दूर की भी चीज़ें देख सकती है और पास की भी चीज़ें देख सकती है। इसका मतलब क्या है? इसे ही आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी हमारे पास फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने दोनों की क्षमता है। तो आप लिखोगे कि हमारी आँख दूर तथा पास दोनों की वस्तुएं देख सकती है। यही क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। या आप लिख दो, फोकस दूरी घटाने तथा बढ़ाने की आँख की क्षमता उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। दोस्तों, आँख का जो दूर बिंदु होता है यानी फार पॉइंट ऑफ द आई, ये होता है अनंत पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। और नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर, यानी आँख का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पे है और दूर बिंदु जो है वो अनंत पे है। इसे भूलना नहीं, याद रखना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और समंजन क्षमता में सीधे याद रखना कि आँख द्वारा फोकस दूरी घटाने या बढ़ाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आप समझते हैं दोस्तों कि अगर हमारी आँख पास या दूर की चीज़ें नहीं देख पा रही, इसका मतलब हमारी आँख में कोई दोष आ गया है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है तथा उसका क्या क्या शोधन है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कैसे उसे सही कर सकते हैं। तो देखो, आँख है, आँख की अपनी क्या है, समंजन क्षमता है। अगर वो समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर छींड़ हो गई, कम हो गई, तो आपको वस्तु सही दिखाई नहीं देगी। यानी वस्तु तो है, अब जो इमेज बन रहा है वो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, राइट। अब अगर वो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तो भैया फिर आपको हो गया दृष्टि दोष, यानी आई डिफेक्ट्स हो गया। अब आई डिफेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं, तो सबके एक एक की पूरी जानकारी, पूरा ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। निकट दृष्टि दोष की बात करें तो समझ लेना दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। यानी इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, राइट। अच्छा, होता क्या है, देखो आँख का जो दूर बिंदु है, अगर आपसे पूछे कि ये क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आँख का दूर बिंदु कहाँ पे था, अनंत पे, वो थोड़ा आ जाता है पास। पास आने के कारण आपको दूर की चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। अब अगर आप चाहते हो कि हम इसका क्या करें, इसका कॉजेज़ क्या हैं कि हमारी आँख में ये चीज़ क्यों हुई, तो इसके कॉजेज़ समझो कि आपकी आँख की जो रेटिना थी, यानी जो रेडियस थी, वो रेडियस बढ़ जाता है, अर्थात आपका व्यास बढ़ जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी घटने के कारण जो बिंदु कहाँ था, दूर बिंदु अनंत पे था, वो पास आ जाता है, इसलिए आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, बल्कि निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। इसका अगर निवारण चाहते हो, रेक्टिफिकेशन चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। यानी व्यक्ति का जो चश्मा बनाओगे, वो चश्मे में अवतल लेंस लगा दो, कॉनकेव लेंसेस लगा दो। कॉनकेव लेंस जैसे ही लगाओगे तो आँख का दूरबिंदु कहाँ चला जाएगा, अनंत पे, और उसे फिर से साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा। अब समझते हैं दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। इसमें दोस्तों पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। कारण क्या होता है कि आँख का जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पे, वो दूर चला जाता है। दूर कैसे चला गया, तो कारण ये है कि आँख की जो रेडियस थी वो घट गई, अर्थात आँख का जो डायमीटर यानी व्यास था वो घट गया, जिससे फोकस दूरी बढ़ गई। अब फोकस दूरी बढ़ने की वजह से निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की बजाय दूर चला गया। अब आपको निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अगर चाहते हो इसका रेक्टिफिकेशन यानी निवारण, तो आपको व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंसेस लगा दो, उस व्यक्ति को साफ दिखाई देने लगेगा। अब समझते हैं जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। तो देखो दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो आँख की समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, अब जो दूर स्थित वस्तु है वो भी नहीं साफ दिखाई देगी और पास स्थित वस्तु है वो भी साफ दिखाई
नहीं देगी। इसका कारण क्या है? कॉजेस हैं कि जो सेलेवरी मसल्स थी वो वीक हो जाती हैं, राइट। अब ब्रेन तो कंट्रोल करना चाहता है लेकिन वो मसल्स ही काम नहीं करेंगी। अब इन्हीं मसल्स के पास कंट्रोलिंग किसकी है? लेंस की, राइट। तो लेंस तो कंट्रोल खूब करना चाह रहा है लेकिन लेंस को तो मसल्स कंट्रोल कर रही हैं। तो ये मसल्स तो वीक हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, तो व्यक्ति को ना तो दूर की चीज़ें साफ दिखाई देंगी ना तो पास की चीज़ें साफ दिखाई देंगी। चाहते हो अगर रेक्टिफिकेशन करना तो इस व्यक्ति की आँख में ऐसा चश्मा लगाओ जिसमें कॉनकेव लेंस भी लगा हो और कॉन्वेक्स लेंस भी लगा हो। अब बात यह है कि जो लेंस का आधा ऊपर वाला भाग है उसमें लगाओ कॉनकेव लेंस और जो नीचे वाला भाग है उसमें लगाओ कॉन्वेक्स लेंस। यानी चश्मे में आधा ऊपर का कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स लगा दो, व्यक्ति को साफ सुथरा फिर से दिखाई देने लगेगा। अब समझते हैं अबिंदुकता यानी स्टिग्मेटिज्म क्या होता है। तो देखो, समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी अगर मान लो दीवार पे दो बिंदु बने, एक ऊपर एक नीचे, और वो दोनों एक साथ आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो समझ लो आपको अविंदुकता नामक दोष है। कारण समझो, कारण होता है कार्निया की जो गोलाई है उसमें अनियमितता आ गई है, मतलब इरेगुलरिटी आ गई है। तो अगर आप चाहते हो निवारण तो आपको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? बेलनाकार। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना बस इसको। अब आगे चलते हैं और समझते हैं मोतिया बिंदु यानी कोटरैक्ट क्या होता है। कोटरैक्ट क्या होता है? तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो नेत्र होता है वो दूधिया कलर का हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, राइट। तो ऊपर वाली जो कॉर्निया की लेयर होती है, राइट, उसे छुटा के यानी ऑपरेशन करके उसे छुटा के दूसरी लेयर चिपका दी जाए तो उसे ऑपरेशन कहते हैं, राइट। तो एक्चुअली में क्या हुआ, आँख में बहुत कुछ नहीं बदला गया। आँख में केवल क्या बदला गया कि जो कॉर्निया थी वो क्या हो गई थी? धुंधली हो गई थी। उसी को हटाया और लगा दिया गया और हमारी आँख फिर से साफ सुथरी हो जाती है। अब समझते हैं ये प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या है? तो देखो, जैसे कि ये मान लो कांच का एक टुकड़ा है, राइट, इस फॉर्म में है, तो ये एक प्रिज्म है। अब प्रिज्म में क्या होंगे? तो प्रिज्म में होते हैं, आप अगर इसे देखो तो ये प्रिज्म का आधार है जो नीचे रखा हुआ है, ये है प्रिज्म का आधार, इसे कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। और ये वाली जो बीच की लाइन होती है ना, ये क्या होती है? अपवर्तक कोर, इन्हें कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। और ये है परावर्तक कोण, ये परावर्तक कोण है, इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म कोण यानी प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है ABC, जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट जो है इसे कहते हैं मुख्य परिच्छेद यानी प्रिंसिपल सेक्शन। अब चलते हैं, आपको समझाते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखो दोस्तों, प्रिज्म द्वारा आँख का अपवर्तन समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये प्रिज्म है ABC, ये क्या है? मुख्य परिच्छेद यानी प्रिंसिपल सेक्शन। जहाँ प्रकाश टकराएगा कि ये हैं इसके अपवर्तक पृष्ठ, यानी इन्हें हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, राइट। अब समझना, जैसे ये तो कांच का टुकड़ा है, राइट, इसके इधर कौन सा माध्यम है? विरल यानी रेरर मीडियम है। इसके अंदर कौन सा माध्यम है? डेंसर मीडियम है। इसके बाहर कौन सा माध्यम है? फिर से विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम है। इसके अंदर सघन, इसके बाहर विरल, इधर भी विरल। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पहुँची। तो अब एक्चुअली में प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जा रही है? सघन में, राइट। तो इस बिंदु पर हमें अभिलंब चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन जाती है वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो अभिलंब कहाँ से खींचते हैं? केंद्र से। ये के खींच दिया नॉर्मल N1। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे न जाके इस अभिलंब की ओर झुक के जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी, राइट। अब ये प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जा रही है? विरल। तो अब ये हटेगी अभिलंब से दूर, तो यहाँ पर फिर से अब क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब। कहाँ से खींचेंगे? केंद्र से। तो इधर की तरफ ON2 अभिलंब खींच दिया, इससे ये हटेगी दूर, तो सीधी जाने की बजाय इससे दूर हट के निकल जाएगी ऐसे।
तो एक्चुअली में इसने जो पाथ इधर लिया वैसे ही निकल गई, तो अगर इधर से ऐसे लेके आओगे तो इसी पाथ को फॉलो करेगी। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो, ये तो आने वाली किरण थी तो आपतित किरण हो गई, तो यहाँ आपतन कोण बन गया, राइट। अब ये जाने वाली किरण थी तो परावर्तित, तो ये अपवर्तित किरण थी तो ये अपवर्तन कोण, यहाँ भी अपवर्तन कोण बन गया। ये एक ही माध्यम है दोनों, तो ये आपतन कोण ही रहा। इसे I2 मान लेते हैं, इसे I1 या R1 R2 हो जाएगा। देखो, अगर इस किरण को जाने वाली को पीछे खींचते ले जाएं ऐसे, और इसको खींचते हुए ले जाएं, तो ये जो मिला है यहाँ पे, ये कंडीशन जो मिली है, इसे विचलन कहते हैं, मतलब डेविएशन कहते हैं, राइट। और यहाँ पे जो एंगल बना है इसे विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आप चाहते हो कि ये एंगल ऑफ डेविएशन न्यूनतम विचलन कोण में बदल जाए, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में बदल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई का मान बढ़ाना पड़ेगा। यानी आई का मान बढ़ाना है। अगर ये मान हम बढ़ा देंगे, तो अगर ये मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटना शुरू हो जाएगा। जब आर का मान घटना शुरू हो जाएगा, जब आर का मान घटेगा तो ये डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन कोण करना है तो हमें आई का मान बढ़ाना होता है, जिससे आर का मान घट जाता है और यहाँ पर आ जाता है न्यूनतम विचलन कोण। आप समझते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। तो आपको बताना है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराकर अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म कहते हैं। अब सबसे ऊपर यहाँ से अगर देखो तो विचलन सबसे कम किस में हुआ, लाल में, मतलब सबसे कम नीचे की तरफ यानी विचलित कौन हुआ, लाल। और सबसे ज़्यादा कौन विचलित हुआ, बैंगनी, राइट। इसीलिए जो भाटा कलर होता है, मतलब जो बैंगनी कलर होता है, वो दूर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें विचलन बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रश्न अब से एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि किस रंग में विचलन सबसे कम होता है, लाल में। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग सिग्नल्स में किया जाता है, राइट। अब सबसे नीचे है बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रयोग, यानी बैंगनी रंग के कपड़े पहन लोगे तो दूर से देख ही नहीं पाएंगे लोग। क्यों? यहाँ से जो परावर्तित होकर प्रकाश जाता है वो तो बहुत ज़्यादा विचलित होता है, राइट। इसीलिए आप देखो कि जो बैंगन बिकने आते हैं भाटा, उन्होंने भी अपना रंग बदल लिया, अब तो वाइट कलर के हो गए, क्योंकि उनकी एक दुख था कि मार्केट में उन्हें कोई देख नहीं पा रहा जल्दी, क्योंकि ये वॉयलेट कलर होता है ना, इसमें विचलन बहुत होता है, तो ये दूर से दिखाई नहीं देता। अब देखो, सबसे ऊपर तो लाल रंग आ गया, फिर कौन आ गया, ओ फॉर ऑरेंज, मतलब नारंगी, फिर पीला। पीला कहाँ होता है, बीच में होता है। फिर आता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू नीला, और आई मतलब जामुनी, और फिर बैंगनी, यानी रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। आपको केवल एक ही दो याद रखने में, रेड और बैंगनी यानी वायलेट। क्या याद रखना है कि इसमें विचलन सबसे कम, इसमें विचलन सबसे ज़्यादा, राइट। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, राइट। अब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ही इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सिग्नल में करते हैं, राइट। लाल रंग के ही सिग्नल बनाए जाते हैं ताकि वो दूर से दिखाई दे जाए। इसीलिए ज़्यादातर देखो शादियों में महिलाएं क्या करती हैं, लाल रंग का लहंगा पहनती हैं, राइट। तो लाल रंग की चीज़ें ना दूर से ही दिखाई दे जाती हैं, राइट। अब दोस्तों समझते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्रकाश प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो जैसे मान लो आपका एक कमरा है और कमरे में छोटा सा सुराग है, उससे लाइट अंदर आ रही है, तो जब आप उस लाइट में देखोगे तो बहुत सारे धूल के कण आपको दिखाई देंगे, राइट। उन धूल कणों से प्रकाश जब टकराएगा तो प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, इसे ही तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी धूल के कणों से टकरा के प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया था कि जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जिसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, जिसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी,
और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी उसमें विचलन कम होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी क्लियर हो गया। गारंटी लेता हूँ मैं, आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूट सकता। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी दिखाएं जिन्हों कभी ये चैप्टर समझ में ना आया है। उम्मीद करते हैं आप भी मेरा सहयोग करेंगे। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दिन।